स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज आज का, नासा का एक बेटा मिशन चल रहा था जिसका नाम था मावन मिशन। इसको लॉन्च किया गया था 2013 में। अब आप बोलोगे सर 2013 की न्यूज अभी कैसे चल रही है? बेटा 2013 में भले ही लॉन्च किया गया था बट इसके कुछ कनेक्शन थे जो 2026 में लॉस्ट हो गए। तो हो सकता है मिशन जो कि आज से लगभग 13 साल पुराना मिशन था उसका यही क्वेश्चन पूछ ले कि उसको लॉन्च कब किया गया था और उसको लॉन्च किसने किया था, या मावन का फुल फॉर्म बता दो। तो सब लोग मावन का फुल फॉर्म भी लिख लेंगे, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन। ठीक है। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नासा ने मावन मिशन को लॉन्च किया था, बताइए ये मावन मिशन किससे रिलेटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मार्स। इसका मोटो क्या था? मार्स का जो अपर एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ उसकी स्टडी करके वापस आना। इसको फिलहाल मिशन था, इसको शेल्फ कर दिया गया है, यानी ये अब बंद हो चुका है। मावन का मैंने जैसे कि फुल फॉर्म बता दिया। अब मार्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बेटा मार्स न्यूज में चल रहा है, इस साल कोई एग्जाम में आपको मार्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाए। जैसे मार्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मार्स के टोटल सैटेलाइट कितने हैं? टोटल सैटेलाइट है 2। हमारे अर्थ में टोटल कितने सैटेलाइट है? अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। अब बेटा बहुत सारे प्लेनेट है जो अपने खुद के मून के नाम देते हैं। हमारे मून का नाम ही मून है, जिसको सैटेलाइट कहा जाता है। हर एक सैटेलाइट का अपना कुछ नाम होता है। तो दो सैटेलाइट मार्स के हो जाएंगे, उन दोनों के नाम है फोबोस एंड डीमोस। तो आपको ये याद रखना है कि भाई मार्स के दो सैटेलाइट और दोनों का नाम। सब लोग व्हाट्सएप की अपनी डीपी लगाते होंगे तो डी से डीमोस, पी से फोबोस। डन। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है मल्टी लाइनर में, कभी कभी 3-3 4-4 लाइन के क्वेश्चंस भी आते हैं। पूछेगा दोनों सैटेलाइट में बड़ा कौन सा है? फोबोस। कौन सा है? डीमोस। याद रखने का तरीका, ABCD के अल्फाबेट के लेटर भी लिख लो। ये डी कौन से नंबर का लेटर है? 4, और पी कौन से नंबर का लेटर है? 16। जो बड़ा नंबर है वो बड़ा है और जो छोटा नंबर है, यानी ये कंफ्यूजन पूरे के। हमारा सनसेट जनरली कैसा दिखता है अर्थ पे? ऑरेंज कलर का दिखता है, लेकिन मार्स में जब सनसेट होता है तो वहां पर सनसेट कैसा दिखता है? कौन से कलर का दिखता है? ब्लू। ये भी मल्टी लाइनर एक एग्जाम में क्वेश्चन वैसे तो ये एमटीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है। एक चीज बताना चाहेंगे, अगर क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए, बताइए लार्जेस्ट वॉल्केनो जो मार्स का है उसका नाम क्या है? ओलिम्पस माउंटेन्स। ये वहां के वॉल्केनो का नाम है। हिंदी में कहा जाता है ज्वालामुखी। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आ जाए कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी बताओ, तो भी आंसर यही होगा। सोलर सिस्टम के बारे में एक और फैक्ट बताना चाहूंगा। सोलर सिस्टम में हमारे टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? 8। उस 8 प्लैनेट में सबसे बड़ा वॉल्केनो का नाम हो जाएगा ओलिम्पस। मैं इनका नाम बताना चाहूंगा। ओलिम्पस माउंटेन को ही डेडिकेट किया गया था, उसी से ओलंपिक गेम्स बना। क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए ओलंपिक का नाम ओलंपिक कैसे बना पड़ा, तो कौन सा माउंटेन का नाम? ओलिम्पस माउंटेन्स। फिलहाल आपको याद रखना है मार्स के अंदर एक कैनियन है जो कि उस पूरे मार्स का सबसे लार्जेस्ट कैनियन है। अगर किसी को कैनियन नहीं पता तो हम बताना चाहेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2012 या 13 का सिनोनिम में पूछा गया था ये कैनियन। अगर किसी को ये लगता है ये बैंकिंग में और इसमें उसमें कैसे काम आएगा, बेटा कंसेप्ट है, इंग्लिश वोकेबलरी की तरह भी आ जाती है। क्वेश्चन पता है 2012-13 में जो एसबीआई का पूछा था, क्वेश्चन क्या था सिनोनिम में? जॉर्ज का सिनोनिम बताओ। GEORGES, जॉर्जेस। जॉर्जेस का सिनोनिम पूछा गया था और कैनियन। अब दोनों बता देता हूं क्या होता है। आपने देखा है दो पहाड़ों के बीच से नदी गुजरती है जिसको हम खाड़ी बोलते हैं, वही खाड़ी को कैनियन भी कहा जाता है, जॉर्जेस भी कहा जाता है। तो लिख लीजिए पूरे मार्स की सबसे लार्जेस्ट कैनियन। अब आप बोलोगे सर मार्स में पानी है, ऐसा माना जाता है कि वहां पहले पानी था। तो वो जो जॉर्जेस मतलब एक बहुत पहाड़ी रही होगी और बीच से एक वो रास्ता है जहां से नदी जाती होगी पहले। नाम पूछ लिया जाए तो वैलीज मरीन्स। और ये मरीन्स याद रखना बहुत आसान है, मरीन्स आपने सुना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मार्स की ग्रेविटी बता दीजिए, तो वो थोड़ी वीक है। अर्थ की जो ग्रेविटी है उसका 38% ग्रेविटी कहां पाया जाता है? आपके मार्स में। और एटमॉस्फेयर की बात कर लेते हैं, वहां पर एक और चीज याद रखना, 8 प्लेनेट में अर्थ एक लौता प्लेनेट है पूरे 8 प्लेनेट में जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। फिलहाल अब तक हमको जहां पता है कि जहां पर
प्लेनेट में इकलौता प्लेनेट क्या है? और अर्थ को पता है क्या कहा जाता है? गोल्डी लॉक जोन। सब लोग लिख लेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, गोल्डी लॉक जोन। अब अगर पूछ लिया जाए गोल्डी लॉक जोन का सबसे बेस्ट एग्जांपल बताओ, आंसर क्या हो जाएगा? अर्थ। मतलब ऐसा प्लेनेट जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। पक्का? और आपको याद रखना है, जो आपका मार्स था, मार्स का जो एटमॉस्फेयर पूछा जाएगा कैसे बना हुआ है? 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। CO22 नहीं है, CO2 है वो। फिलहाल बात कर लेते हैं, ये सारा चीज हो चुका। अब में रहे होंगे, एक स्पेरेक्स मिशन था, तो लिख लीजिए स्पेरेक्स का मोटो क्या था? स्पेस टेलीस्कोप। इट इज अ स्पेस टेलीस्कोप जो मैपिंग करेगा, ठीक है, यूनिवर्स और सारी चीजें का। इट विल स्टडी द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि नासा का कौन सा मिशन था जो यूनिवर्स की स्टडी करने वाला था या कर रहा है, तो आंसर होगा स्पेरेक्स। एक ट्रेसर्स मिशन भी था जिसमें 2 सैटेलाइट छोड़े गए थे, कहां पर? स्पेस में। और जो उसका मेन मोटो क्या हो जाएगा? स्पेस वेदर को स्टडी करना या अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करना। डन। एक आपका नासा का ऑपरेशन चल रहा था या मिशन चल रहा था, सनराइज मिशन, जिसके थ्रू हमने 6 सैटेलाइट्स, ग्रुप ऑफ 6 सैटेलाइट्स को भेजा गया था, जो क्या स्टडी करेगा? सोलर सिस्टम को। डन। अब यहां एक और चीज मैंने लिखाया है जो मैंने कभी जनरली नहीं बताया, ये वाला पार्ट। यहां पर सारे प्लैनेट्स हैं, ये सारे प्लैनेट्स के लार्जेस्ट आपके क्या हो जाएंगे? सैटेलाइट्स। क्वेश्चन पूछ ले कि भाई पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट बताओ, तो आंसर ये है जेनीमेड। ठीक है, तो ये है हमारा पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट। और ये जुपिटर पूरे 8 प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट का सबसे बड़ा सैटेलाइट। क्वेश्चन अगर पूछा जाए बताइए सबसे बड़ा सैटेलाइट? नेपच्यून का ट्राइटन, यूरेनस का टाइटेनियम और मार्स का फोबोस। ये 5 चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, तो ये सोच रहे हैं जिसको वाला है टाइटन में, ट्राइटन में और टाइटेनिया में सैटेलाइट कहां पे है? तो इसमें कुछ नहीं करो जिससे आपको सीधे आ जाना चाहिए। आपने कभी भी नोटिस किया है बहुत सारे म्यूजिक या बहुत सारे सिंगर्स अच्छा म्यूजिक बनाना या अच्छे से गाने का ट्राई करते हैं, तो ट्राई से ना ट्यून याद आना चाहिए। यहां लिख देना ऐसे ब्रैकेट के अंदर, ट्राई किस चीज का करते हैं हम? ट्यून अच्छी बन जाए। ट्राई से क्या याद आएगा? ट्यून, नैप ट्यून। अब बात करते हैं टाइटेनिया। टाइटेनिया में ना ये निया आ रहा है, निया यानी मई नहीं आ रहा, निया में नहीं आ रहा है। अगर बाहर रेन चलेगा, बारिश चलेगी, तो आप क्या बोलोगे? मई नहीं आ रहा। जहां निया दिखेगा वहां टिक कर देने का। समझ में आ रहा है बेटा? थोड़ा सा आप लोगों की छाती दुखेगी, लेकिन आपको बेटा ये याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सिर्फ आपको करना पड़ेगा, बस कंफ्यूजन ना हो। आप जो जैसे कुल मिला के पता है इन सब के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करो कि वो चीजें याद आ जानी चाहिए। डन। जैसे यूरेनस में रेन आ रहा है और अगर बाहर बरसात होगी तो बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मतलब वहां आ जाना, टाइटेनिया। डन। और फोबोस तो मैंने बता रखा है। इसी के साथ आज हमने शॉर्टकट में थोड़ा सा सोलर सिस्टम देखा है, ठीक है? अच्छा, हमने ये सारी चीजें किसके कारण देखी? मार्वन मिशन के कारण। बात कर लेते हैं आज का सेकंड न्यूज। ये मेरे ख्याल से लास्ट वीक में हम कर चुके हैं। 100th रामसर साइट, थोड़ा सा रिकॉल कर लो और क्या। डन। ये आपके लिए रिकॉल पेज है। हमने क्या देखा था? हमारे इंडिया में अब टोटल 100 रामसर साइट हो चुका है। तो क्वेश्चन आ सकता है, नाम बता दीजिए, नाम क्या हो जाएगा? जेपी नारायण बर्ड सेंचुरी, जो यूपी के अंदर। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? सुराहा ताल। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बलिया डिस्ट्रिक्ट। स्कीम 2016 कहां से लॉन्च हुई थी? बलिया से। आपको याद रखना है शिखा झील बर्ड सेंचुरी, जो कि अगेन कहां है? यूपी में। तो लास्ट 2 रामसर साइट्स एटलीस्ट आपको याद रखनी है। 100वें नंबर की जेपी या जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, कौन सी थी? शिखा झील बर्ड सेंचुरी। बता चुका था। कोपरा रिजर्वायर। अच्छा, कोपरा से छत्तीसगढ़ कैसे याद रहेगा? जो कि 95th इंपॉर्टेंट नंबर है, 95th नंबर का छत्तीसगढ़। कोपरा से छत्तीसगढ़ कैसे याद रहेगा?
आपको पता है छत्तीसगढ़ से कोपरा कैसे याद आता है? अभी आपने देखा जेनजी का प्रोटेस्ट चल रहा था, जेनजी का अगर इंडिया में प्रोटेस्ट चला, पटक पटक के मारा गया इधर उधर, अब जब के मार के जाएंगे तो कोई भी कोपरा पकड़ेगा कि भैया छुप जाता हूँ कोने में जाके। तो कोपरा से सीधा, कोपरा मतलब कोंटा, कोंटा मतलब कोंटे में कब छुपेंगे लोग? जब बेटा लोग मारने पीटने आएंगे। तो 36 लोग मारने आए थे, बस याद रखना, 36 से कोपरा याद रखना, जब लोग मारने के लिए लोग छुप जाएंगे। अब सीली शेर, सीली शेर लेक मैंने पता है राजस्थान से कैसे कनेक्ट करवाया था, नाम में ही शेर आ रहा है। अगर शेर से आपको राजस्थान इसलिए याद आना चाहिए, राजपूत जितने भी वॉरियर्स थे सारे के सारे आप देखना शेर की तरह थे, आए, निपट गए और चले गए। फिलहाल मैं बताना चाहूंगा अपने उन लोग ब्रेवरी के लिए जाने जाते थे, मतलब इतना सीधा भी नहीं रहना चाहिए। आप देख लो वो बाजीराव मस्तानी से लेके कुछ भी अगर आपको देखना है, वहां पर सामने से बाजीराव मस्तानी, बाजीराव मस्तानी, हाँ जी, ना 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 बाजीराव नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अरे वो कौन सी पानीपत में भी देख लो, इतने बार मौके पे मौका दिया जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं क्यों मौका दिया जा रहा है? ऊपर से इतना अच्छा आदमी नहीं है वो। याद रखिएगा शेर से क्या याद रखेगा, सिली शेर लेकर आपका राजस्थान में। और एक और चीज बता रहा हूँ बेटा, ये करंट अफेयर में है, सोच के देखिए 2026 में हम आज हैं 1 अगस्त में, 9 महीने पुरानी न्यूज है ये सिर्फ, और लास्ट 1 साल पुरानी न्यूज पूछी जाती है। तो आपको फिलहाल सिली शेर लेक कहाँ है? कोपरा से क्या याद रखना, कोने में कब गए थे? जब गए थे। बर्ड सेंचुरी भले ही पटना आ रहा है, बट ये कहाँ आ जाता है? पटना बर्ड सेंचुरी यूपी में। तो मैंने क्या बताया था, 97 और अल्टरनेट में 99, 97 पटना बर्ड सेंचुरी अगर देखो। आपको एक और चीज मैं बता देता हूं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा वेटलैंड या सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में है, आंसर क्या हो जाएगा? यूपी। डन है ना? यूपी सेकंड नंबर पे है क्या? पहले नंबर पे तमिलनाडु है। अच्छा तमिलनाडु है, मैंने बताया था। हाँ आगे पीछे होते रहते हैं। अच्छा तमिलनाडु हो सकता है, 1-2 का वेरिएशन अगर आगे आ रामसर साइट याद रखिएगा, हमने साइन कब किया था? 1971। आपको ये भी चीज याद रखनी है, इस दिन तारीख थी बेटा 2 फेब। एक और चीज आपको याद रखनी है, यही रीजन है कि वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फेब को। क्वेश्चन अगर इंप्लीमेंट कब किया गया था? साइन किया गया था 19 रामसर साइट्स को रामसर साइट्स क्यों कहा जाता है, इसका रीजन भी बता देता हूं। जो लोग फर्स्ट एक सिटी का नाम है जो कि ईरान के अंदर आता है, वहां पर एक अग्रीमेंट साइन पूरे लेक है, बट जरूरी नहीं है कि रामसर साइट्स हमेशा ही लेक होंगे। आपको अभी देखा होगा बर्ड सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है, तो हम रामसर साइट नेशनल पार्क को भी घोषित कर सकते हैं, बर्ड सेंचुरी को भी घोषित कर सकते हैं, या लेक को भी घोषित कर सकते हैं। इसलिए घोषित देखना लेक के आसपास बर्ड आते हैं, और बर्ड इंटरनेशनल या बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, वो वहां का पानी और वहां के पोल्यूशन के कारण उनकी डेथ हो जाए, कैजुअलिटीज देखने को ज्यादा मिले। यही होता है भारत सरकार का मोटो कि उसको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है, और राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि उस लेक को अब उनको कंजर्व करना है, ताकि समझ में आ रहा है। क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन है कि भाई वेटलैंड भारत का कितना % हिस्सा कवर कर रहा है? 4.63%। पक्का ये याद रखना है, वेटलैंड कितना कवर कर रहा है? 4.63%। चलो अगला देख लेते हैं, तमिलनाडु। हाँ जैसे रामसर साइट्स कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। पूछ लिया जाए भारत का पहला रामसर साइट का नाम बता दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा? मैंने पिछली बार बताया था, नहीं बताया था, क्या हो जाएगा? उड़ीसा का चिल्का लेक। ठीक है, तो ये आपका भारत का पहला रामसर साइट था, अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। एक और चीज याद रखना है लोकटक लेक के बारे में, लोकटक लेक आपका मणिपुर में है, लिख लीजिएगा, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है जो एग्जाम पूछ लेते हैं। लोकटक लेक भारत में कहां पर लोकेटेड है? ठीक है, ये मणिपुर में है, और ये फेमस है बेटा अपनी फुमरीज के लिए। अब ये फुमरीज पता है क्या होता है? लेक के ऊपर कवर हो जाता है ग्रीन कलर का, ऊपर से सारी चीजें आ जाती है, उसको फुमरीज कहा जाता है। तो कौन सा भारत का लेक है जो के लिए काफी ज्यादा फेमस है? तो मैक्सिमम रामसर साइट भारत ने रामसर कन्वेंशन कब साइन किया था? 1982। पहला रामसर साइट का नाम क्या हो जाएगा? चिल्का लेक, जो कहां आता है? उड़ीसा। और चीज बताना चाहूंगा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां है?
उत्तराखंड नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, यूके। सेकंड नंबर पे कौन सा हो जाएगा, मैक्सिको। वेटलैंड डे तो मैंने बता ही दी है, बाकी सारी चीजें अच्छे से हो गई है। डन। आज का न्यूज नंबर 3 देख लेते हैं। वेंकट सुब्रमण्य मूर्ति, ठीक है, ये आप याद रखना, बिकेम द थर्ड वुमन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लिख लीजिए, थर्ड वुमन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या था आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भाई फर्स्ट वुमन जज बता दीजिए जिससे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था, जस्टिस इंदु मल्होत्रा। अब आप बोलोगे सर फिर हमने तो पढ़ा है कि फातिमा बीवी है। फातिमा बीवी को वैसे तो हमने अपॉइंट किया गया था 1981 में, उनका बार द्वारा अपॉइंट नहीं, ये बार बेटा एक अलग से कमेटी होती है। तो आज तक बार द्वारा जो अपॉइंटमेंट्स जजेस के किए गए हैं, इनके द्वारा रिकमेंडेशन दिए गए, आज तक 3 महिलाएं हैं। महिलाओं का डायरेक्ट नाम बता रहा हूं। बार मैंने बता दिया, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपने सुना होगा। बार मतलब क्या होता है, इट इज अ कमेटी जो रिकमेंडेशन देते हैं और जो भी नियम वियम बनाते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अच्छे से चलने के लिए। तो याद रखिएगा, भारत की पहली महिला जज जिसको डायरेक्टली अपॉइंट किया गया था बार द्वारा, डन, उसका नाम क्या हो जाएगा, जस्टिस इंदु मल्होत्रा। सेकेंड वुमन जज का नाम हो जाएगा प्रीति। तो आपको हो जाएगी हमारी सुब्रमण्य मूर्ति, डन। तो आपको याद रखने का तरीका बता दे, आईपीएस याद रख सकते हो, आईपीएस, डन। तो आप ऐसे याद रख सकते हो जज जो अब तक बनी है। अब देखो मैंने कुछ ना वुमन जजेस के कुछ फैक्ट्स लाए हैं बेटा जो आपको मैंने वैसे ये तो बताया ये दोनों, और वो आपके लिए नए। फिलहाल बात कर लेते हैं, अगर ओवरऑल कभी भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, आंसर ये होगा, क्या हो जाएगा, फातिमा बीवी। गई थी महिला जज सुप्रीम कोर्ट की 1989 में। बात कर लेते हैं, क्या किसी हाई कोर्ट की कभी कोई महिला चीफ जस्टिस बनाई गई है? बिल्कुल, भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट की थी, उनका नाम हो जाएगा लीला सेठ। क्या नाम हो जाएगा, लीला सेठ। हाँ, 1991। और कौन से हाई कोर्ट के थे, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, भारत की पहली जुडिशियल ऑफिसर बता दीजिए महिला, एना चंडी। एना चंडी। और रंजना देसाई भारत की पहली सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुकी है। एजीआई नहीं, आज तक एजीआई तो कोई बना ही नहीं है महिला। एसजीआई का काम क्या होता है, एजीआई की हेल्प करना, और एजीआई सबको पता है, चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट में देखा, ठीक है। तो भारत की पहली, और अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए भारत की पहली महिला लॉयर बताइए, तो लॉयर कॉर्नेलिया सोराब जी। कॉर्नेलिया सोराब जी, याद आ रहा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में हमने पढ़ा था, भारत के इकलौते अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो 2 बार अपॉइंट किया गया था, सोराब जी था। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कि आज टोटल जजेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी है सुप्रीम कोर्ट के, तो आंसर हो जाएगा 38। बट याद रखना ये 38 मतलब 37 प्लस 1, पहले 33 प्लस 1 दी गई है। तो आप लिख लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ 37 यानी कि 38, ये प्लस बेटा हेड तो एक ही होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 37 जजेस सीजीआई, डन। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का क्या कोई स्पेसिफिक एक्ट है? बिल्कुल है, सुप्रीम कोर्ट का एक्ट लिख लीजिएगा 1956 के दौरान इसी एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट वर्क करता है। और हमारे इंडिया में ये जजेस की स्ट्रेंथ अगर कोई पूछ ले कि भाई बढ़ाने का रीजन, बैकलॉग, टोटल हमारे कितने केसेस बैकलॉग पड़े हुए हैं, पेंडिंग में केसेस, उनका फैसला ही नहीं हुआ है। स्ट्रेंथ देखा जाए तो 100 के ऊपर होना चाहिए, जिसमें बैक टू बैक देनी चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन कभी आपको, जब 1950 में हमारा सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था, तब ओरिजिनल जजेस की स्ट्रेंथ क्या थी? अभी तो 38 है ना, ओरिजिनली कितनी थी? 7 + 1 8। जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1950, अगर किसी को नहीं पता है तो लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1950, उस दिन तारीख था 28 जनवरी, ये लिख सकते हो। सेम डेट
ईयर में एक और पोस्ट बनाई गई थी जिसका नाम था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। याद रखना बहुत आसान है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या है? केसेस लड़ना। आज का 4th न्यूज। अब इसमें बेटा कुछ चीजें मैंने एक रिकॉल पेज भी रखा है ताकि आप लोगों का बीच बीच में होते रहे। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को होमवर्क देना या ये एक्सपेक्ट करना आप लोग खुद से पढ़ लेंगे तो बहुत बार आप खुद से पढ़ के आते नहीं है, इसलिए मैंने बोला चलिए ठीक है हम खुद रिकॉल करवा देते हैं जितना हमारे साइड से हो पाएगा। फिलहाल बात करते हैं का फुल फॉर्म हो जाएगा। पहले तो फुल फॉर्म याद रख लेना। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स चैंपियनशिप 2026। जीता कौन है? इंडिया। कितने से जीता? से। हारा कौन? बांग्लादेश। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप का रनर अप कौन है? बांग्लादेश। कौन हो जाएगा? बांग्लादेश। अब मैं बताऊं बांग्लादेश ना आज तक 8 एडिशन हुआ है। ये कौन से नंबर का एडिशन था? 8वें नंबर का एडिशन था। 8 एडिशन में केवल 2 टीम आज तक जीती है। पहली टीम हो गई टीम इंडिया, 6 बार जीत चुकी है, और प्लस 2 बार आज तक अगर क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट सक्सेसफुल टीम, पहला नाम हो जाएगा इंडिया। कितने बार जीती है? ये 6वां टाइटल था 2026 में। 2026 में 6 आ रहा है। भारत का कौन सा नंबर का टाइटल था? 6वें नंबर का टाइटल था। अब जो 2 एडिशन हो गए वो दोनों एडिशन के विनर कौन थे? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का बस बांग्लादेश का ईयर याद रख लो। और उन्होंने बैक टू बैक 2 बार जीता था, 2022 में जीता और 2024 में जीता। बाकी रिमेनिंग पूरे के पूरे टाइटल हमने जीता है। इसलिए मैंने आखिरी बार टाइटल कब जीता था? 2019 में जीता था। आखिरी बार कब जीता था? 7 साल के बाद हमने ये जीता है। क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, तो साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। क्वेश्चन पूछा जाएगा सैफ का हेडक्वार्टर कहां है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ढाका। ढाका किसकी कैपिटल हो जाएगा? बांग्लादेश। डन। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। टोटल कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट की थी? 6। इंडिया ने टोटल आज तक कितने टाइटल जीते हैं? 6। 2 टाइटल किसने जीता है? बांग्लादेश। 22 और 24। बस इतनी ही चीज, मोर देन इनफ। डन। स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। अब रिवीजन पेज में देखो आपके पास स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर या पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? कार्लोस अल्काराज। ये हम पहले ही कर चुके। ईयर का अवार्ड किसको मिला है? एरिना साबालेंका। मैंने सोचा वो बता दूं क्योंकि बेटा पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड लॉरियस अवार्ड होता है। इससे बड़ा स्पोर्ट्स के जगत का कोई और अवार्ड ही नहीं है। तो लकीली जो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर दोनों के दोनों टेनिस खेलते हैं, ये याद रखना है। दोनों के दोनों क्या खेलते हैं? टेनिस। ये हो जाएगा कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के है, और एरिना साबालेंका। अगर आपको पूछ लिया जाए किसे मिला है? पेरिस सेंट जर्मन। अब आप ऑफ द ईयर वाली देख ली, पर्सन ऑफ द ईयर, फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर, टीम ऑफ द ईयर। कौन सा अवार्ड था? लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड। डन। अब बात करते हैं खेलो इंडिया के बारे में। देखो खेलो इंडिया यूथ गेम अब तक ऑर्गेनाइज हुआ ही नहीं, ऑर्गेनाइज होगा, और होस्ट कौन कर रहे हैं? तेलंगाना। तो बस अभी एक लाइन आपको याद रखनी है कि भाई आगे करेगा तेलंगाना। अब ये खेलो इंडिया यहां पर क्या देखा था? बीच गेम्स। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2 एडिशन हुआ है। पहला 2026 में। दो एडिशन घोगला बीच में हुआ है। कहां हुआ है? घोगला बीच। और ये घोगला बीच कहां आता है? दमन एंड दीव। आपको ये देखना है कि इसको टॉप किसने मारा है? कर्नाटका। और आखिरी फैक्ट आपको याद रखना है कि इसका जो मैस्कॉट था उसका नाम बता दीजिए क्या है? पर्ल। क्या नाम है? पर्ल। अब ये पर्ल याद रखना ना बेटा बहुत लॉजिकल है, आपको रट्टा मारने की कुछ नहीं, कहीं कहीं लॉजिक लगा लिया करो। आपको अभी मैंने बताया था कौन सा गेम है ये? बीच गेम। बीच मतलब समुद्र का किनारा। तो आप समझ सकते हो। अच्छा मैस्कॉट मतलब बेटा एक कार्टून होता है। अब नॉर्मल सी बात है वो कार्टून में कोई कैरेक्टर रखा गया होगा। ये पर्ल नाम का जो कार्टून है वो कौन सा था? वेल था। वेल कहाँ पाई जाती है? समुद्र में, नदियों में। समझ में आ गया? आप याद रख सकते हो का नाम है। अब बात करते हैं ट्राइबल गेम्स। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स
फर्स्ट एडिशन 2026 में हुआ। अगर पिकअप किया जाए ना तो इंडिया पे सबसे ज्यादा चांसेस है 3 साल आपके एग्जाम होंगे, वो ये है। कुछ भी भूलना, बस ये स्टार वाली चीज मत भूलना कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स यानी कि आदिवासी गेम्स बताइए कहां खेले गए? छत्तीसगढ़ में खेले गए। टॉप किसने मारा? कर्नाटका ने मारा। चाहे बात कर रहे हैं की टॉपर वहां कर्नाटक है और खेलो इंडिया कौन सा गेम हो जाएगा? ट्राइबल गेम्स, वहां पे भी टॉपर कर्नाटका है। अब आखिरी चीज बताइए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया 2 लेग्स रखे गए थे। मैंने पिछली बार बताया था, पिछली बार करंट अफेयर पढ़ाया था, इसको हमेशा फेजेस बोलता था, लेकिन इस बार न्यूज बोला वो फेजेस के बदले क्या वर्ड यूज किया गया था? फर्स्ट लेग एंड सेकंड लेग। लेह में सेकंड लेग जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर अगर ऑप्शन में ना दे तो गुलमर्ग। पक्का क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? खेलो इंडिया विंटर गेम्स में टॉप किसने मारा है? सर्विसेज ने। पक्का सर्विसेज की टीम होती है, आपको हमेशा याद रखना है खेलो इंडिया विंटर गेम्स हमेशा टॉप सर्विसेज मारता है मोस्टली। पेज कंप्लीट हो गया, गेम्स अच्छे से देख लिए। आखिरी चीज, पूरे फीफा वर्ल्ड कप में मैंने ज्यादा लाया ही नहीं, फीफा वर्ल्ड कप बहुत डिटेल में मैंने पिछली बार पढ़ाया, कौन जीता, गोल्डन बॉल ऑफ द किसको मिला, गोल्डन बॉल किसको मिला, गोल्डन बूट किसको मिला, सिल्वर बूट किसको मिला, सिल्वर बूट, और सारी चीजें मैंने बताया था। बॉल का नाम मैंने बताया था, मोस्ट सक्सेसफुल टीम मैंने बताया था, बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कब चालू हुआ था? 1930 में। रनर अप टीम कौन सी थी? अर्जेंटीना। फर्स्ट किसने जीता था? उरुग्वे ने। होस्ट किसने किया था? उरुग्वे ने। टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी पार्टिसिपेट की थी? ये सीएचएसएल 2022-23 का क्वेश्चन था कि फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप में टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंट्रीज कितना था? 13। ये आपके एक एग्जाम में क्वेश्चन आके गया, इसलिए बोलता हूं बैकग्राउंड कभी मिस मत करना। फिर से रिपीट कर देता हूं, पहला फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1930। कब हुआ था? 1930। नोटिस करो पूरे 100 साल 2030 में होने वाले हैं, तो क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जा सकता कि 2030 का बता दीजिए फीफा वर्ल्ड कप कहां होने वाला है? पता चला आपने पढ़ लिया और उसने अपकमिंग फीफा इवेंट पे क्वेश्चन डाल दिया। तो बेटा मैंने इसको याद करने की ट्रिक दिया था, एमपीएससी। सी काम का नहीं है। मोरक्को और स्पेन लिख लीजिए। 2030 का फीफा वर्ल्ड कप कहां होने वाला है? एमपीएससी की एग्जाम होती है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। सी काम का नहीं है। मोरक्को, पोर्चुगल और स्पेन तो मिल के होस्ट करेंगे। चलिए काम करते हैं, 2034 का भी बता देता हूं। सऊदी अरब, ये साउथ अफ्रीका नहीं है, सऊदी अरब है। लिख लीजिएगा। अपकमिंग इवेंट बता दिया। अब बात कर लेते हैं, मुझे पता है कुछ चीजें चीजें लाइए और मुझे पता है इंसान भूलता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए 2026 के फीफा वर्ल्ड कप का बता दीजिए थीम सॉन्ग का नाम क्या था? डाई डाई डीएनए। क्या नाम था? डाई डाई डीएनए। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा गोल्डन ग्लव किसको मिला? ग्लव मतलब बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड। ग्लव्स तो गोलकीपर पहने, तो उसका नाम था साइमन। कौन से टीम का हो जाएगा? स्पेन। बॉल, जिस बॉल से हमारा फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था उसका नाम क्या था? ट्रायोंडा। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए ट्रायोंडा जो बॉल था बता दीजिए उसको बनाया किसने था? एडिडास ने। एडिडास का फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो हम बताना चाहेंगे, ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स। ठीक है, पूछा जाएगा कि ट्रायोंडा किस कंपनी ने बनाया था। डेब्यूटेंट टीम थी, मैंने बोला था बेटा 4 डेब्यूटेंट टीम है। डेब्यूटेंट टीम आप याद कर लो, है उज्बेकिस्तान पहली बार फीफा वर्ल्ड कप खेला, और उसके अलावा जॉर्डन पहली बार फीफा वर्ल्ड कप खेला। तो और कंट्रीज है, तो इस बार लाया है कॉर्बो वर्डे। ठीक है, तो आपको फिलहाल याद रखना है। फर्स्ट इंडियन, आपको होमवर्क दिया था, मुझे पता था कोई ने किया मुझे नहीं पता, बट सरप्रीत सिंह। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फीफा वर्ल्ड कप प्लेइंग 11 में खेला है। कौन से टीम के लिए खेला था? न्यूजीलैंड। पक्का ऐसे क्वेश्चन आपको लिखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया कि सिल्वर बूट अवार्ड या सिल्वर बॉल अवार्ड किसको मिला? मेसी को। ठीक है, ये सारी चीज हमने अच्छे से देख चुके थे। मैस्कॉट 3 थे, 3 कंट्रीज ने मिलकर होस्ट की थी हमारा फीफा वर्ल्ड कप। 3 कंट्री कौन सी थी? यूएसए और मैक्सिको। मैस्कॉट थे। बताइए कौन सी कंट्री का मैस्कॉट है? कनाडा। कैसे याद रहेगा बेटा? कनाडा का जो झंडा है उसको क्या कहा जाता है? मैपल। अब बात करते हैं जेगुआर, ये हो जाएगा ईगल।
अब मैं बताना चाहूंगा, ईगल नेशनल सिंबल है यूएसए का, तो ये लॉजिकल होना चाहिए। डन। और ये आपके सामने मैस्कॉट दिख रहा है, तो मैस्कॉट ऐसे हो जाते हैं, जैगुआर, और आपका हो जाएगा मैपल। जैसे कि बताया था, मैपल वैसे तो क्या होता है, पत्ती होती है, ठीक है, जो कहां पर रिप्रेजेंट की गई है, फ्लैग में। एक और चीज सबसे यूनिक बताई थी, पूरी दुनिया को पता है कि 3 कंट्रीज ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट किया था, बट मैंने पिछली बार बताया था टोटल कितनी सिटीज है, 16। ये मत भूलना, 16 सिटीज ने फीफा वर्ल्ड कप को टोटल ऑर्गेनाइज किया था, 16 सिटीज में वो होस्ट ऑर्गेनाइज। अब बात कर लेते हैं आज की आखिरी न्यूज और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज। भारत में टोटल यूनेस्को साइट अब बढ़कर हो गए हैं 45। पूछा जाएगा सबसे लेटेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम बता दीजिए, तो आपका नाम हो जाएगा सारनाथ। डन। और ये बेटा कब लिया गया, 1 हफ्ता पुराना न्यूज है, 25 जुलाई को इसको इंस्क्राइब किया गया था। आप याद रखिएगा, मल्टीलाइनर उसको साइट याद करो। सारनाथ के बारे में मैंने पहले बता चुका है, ये भारत की पहली सोलर सिटी है। डन। और अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डिसीजन कहां लिया गया 45 हमारी जो साइट इंक्लूड करने का, बेटा इस साल का जो मीटिंग था यूनेस्को का 48 यूनेस्को सेशन, वो कहां हुआ था, साउथ कोरिया कहां, बुसान। आप लोगों ने एक बहुत फेमस मूवी है ट्रेन टू बुसान, मूवी देखी है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इस साल का यूनेस्को सेशन कहां हुआ था, बुसान में। अब यूनेस्को के बारे में थोड़े बहुत फैक्ट्स आप देख लीजिए। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1949 में, सॉरी 45 में। अच्छा, एक और नोटिस करने वाली बात है, 45 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, रेड कलर से लिख देता हूं। 45 में ही बेटा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई, 45 में ही बेटा आपका वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, और 45 में ही आपका यूनेस्को की स्थापना हुई। तो एक तीर 3 निशाने, 45 का इंपॉर्टेंस लिख लीजिएगा। बात कर लेते हैं, अगर पूछा जाए कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहां है, जेनेवा। कहां हो जाएगा, जेनेवा। नहीं, फ्रांस का कहां हो जाएगा, पेरिस। फ्रांस का हो जाएगा पेरिस। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि टोटल सदस्य कितने हैं यूनेस्को के, 194 फुल टाइम मेंबर्स है, और एसोसिएट मेंबर्स है जो भविष्य में जुड़ सकते हैं। एसोसिएट मेंबर्स कितने हैं, तो आपको मेंबर्स कैसे लिखना है, 194 + 12। पक्का। भारत यूनेस्को के साथ भारत 1 साल बाद जुड़ा, कब जुड़ा, 1946 में। अगर मोटो पूछ लिया जाए कि भाई मोटो क्या है यूनेस्को का, बिल्डिंग पीस इन द माइंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन। और अगर ये जो होती है जिसमें क्वेश्चन पूछा कि भाई ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज इसको पहली बार क्रिएट कब किया गया था, 1978। ये वाला पॉइंट बहुत ही यूनिक हो जाएगा। डन। और वर्ल्ड का पूछ लिया जाए यूनेस्को साइट का, वो इक्वाडोर। कौन से देश का था, इक्वाडोर का। और पहले साइट का, यूनेस्को साइट का नाम क्या था, गालापागोस आइलैंड। अच्छा हाँ, यूनेस्को के बारे में एक बहुत ही ज्यादा सुप्रीम इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देता हूं। क्वेश्चन ये क्यों नहीं पूछा जा सकता, भारत का पहला यूनेस्को साइट बताओ, वर्ल्ड का पहला भूल जाना, ये नहीं भी याद किया ना तो चल जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो ऐसे बता दिया। भारत का पहला यूनेस्को साइट बता दीजिए, तो बेटा टोटल 1983 में 4 यूनेस्को साइट एक साथ ऐड किए गए थे, और चारों को पहला टैग दिया गया। गुफाओं के नाम केव्स और एलोरा केव्स, ये तो कोई भी याद रखेगा। बस 2 और याद रखना है, आगरा फोर्ट और ताजमहल। लोगों को पहले क्या लगता था, आगरा फोर्ट और ताजमहल एक ही है, बेटा आगरा का एक किला है वो, ताजमहल अलग है। तो फिलहाल याद रखना, हमारा अजंता और एलोरा केव्स और आगरा फोर्ट प्लस ताजमहल, यह है भारत की पहली यूनेस्को। पूछ लिया जाए भारत में सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट कौन से राज्य में है, महाराष्ट्र। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था भारत में सबसे ज्यादा रामसार साइट्स कहां हैं, तमिलनाडु। तो वो सारी चीजें अच्छे से करते हुए चलिए। और अगर ये किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट कौन से देश में है, इटली, ये है टॉप कंट्री। और सबसे ज्यादा रामसार साइट्स कहां था, यूनाइटेड किंगडम। इतनी सारी चीजें हैं याद रखने के लिए, और आपको करना ही पड़ेगा। और अच्छा बता देता हूं, पूरी दुनिया में बेटा सिर्फ 5 देश है
जहां पर यूनेस्को साइट 50 से ज्यादा है। 50 प्लस यूनेस्को साइट, ये देखो 50 प्लस यूनेस्को साइट सिर्फ 5 देश है। आईसीजी, आईसीजी याद रखना बहुत इजी है। क्यों? आईसीजी का फुल फॉर्म बहुत ही मीनिंगफुल है, इंडियन कोस्टल गार्ड। ठीक है, आईसीजी कंट्रीज हो जाएगी। और हाँ, ये लास्ट ये तो इंक्लूड कर दिए। क्यों? क्वेश्चन कई बार आता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ऐसा साइट है जो यूनेस्को साइट है ही नहीं। निम्नलिखित साइट भारत के यूनेस्को साइट नहीं है। स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया था, ये सेकंड है महाराष्ट्र का। डन। मोइदम पढ़ा चुका हूं। मोइदम कुछ नहीं था, ये देखो ये दिख रहा है, फिलहाल ये बहुत छोटा सा है। मोइदम बेटा एक आसाम का घास के मैदान है और वहां पर एक अहोम डायनास्टी थी, अहोम साम्राज्य के राजा लोग रहते थे, इसमें ही ऐड किया गया था। कम से कम ये याद रख लेना पक्का। और लास्ट के 3 याद रखने के लिए भी आपके लिए एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया, MMA, मिक्स मार्शल आर्ट, सुना होगा। बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ। 5 बड़ी न्यूज, अब कुछ नहीं बचा है, सब देख लीजिए। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड 2026, डॉक्टर श्रीनिवास राव। इसका सब कुछ बेटा सिर्फ 1 लाइनर है। अच्छा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन अगर किसी को नहीं पता है तो एक ही फैक्ट बताना चाहूंगा। MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अच्छा, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन को हिंदी में कहा जाता है हरित क्रांति। इसमें हुआ क्या था? भारत में बेटा फार्मर्स जो किसान हैं वो गेहूं और चावल एक एडिक्वेट क्वांटिटी में उगा नहीं पा रहे थे, प्रोडक्शन उसका अच्छे से नहीं हो पा रहा था। स्वामीनाथन आए और उन्होंने किसान की और भारत की मदद की, इसलिए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। अगर इतना हो गया तो देख लेते हैं। फादर ऑफ पता है एवरग्रीन, फादर ऑफ एवरग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, फादर ऑफ एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। देख लेते हैं। सारेक्स बाइएनियल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन जापान एंड इंडिया। ये है थोड़ी सी यूनिक एक्सरसाइज, इसका नाम भी आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, तो मैं एक बात बताऊं, सारेक्स बाइएनियल एक्सरसाइज ये इंडिया के साथ है ही नहीं, साउथ कोरिया के साथ है। लिख लीजिए, फिर से रिपीट कर लो, इंडिया के साथ नहीं है, साउथ कोरिया के साथ है। हालांकि मैंने ये लाया इसलिए था, मैंने बोला चलो आज एक यूनिक, मैं वैसे ऐसी कभी एक्सरसाइज कवर नहीं करा था जिसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, बट ये एक्सरसाइज मैंने कवर करा दिया क्योंकि जापान भी अभी कहीं ना कहीं है। जापान की बात कर लेते हैं। जापान के साथ हमारी कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है बेटा? एक होती है धर्मा गार्डियन। कौन सी होती है? धर्मा गार्डियन, वीर गार्डियन, सैन्यु मैत्री और जिमैक्स। ये 4 एक्सरसाइज मैंने लिखा दिया, 4 की चारों हम जापान के साथ करते हैं। फिर से बता दूं, धर्म गार्डियन, वीर गार्डियन और शिन्यू मैत्री। पक्का? ये अगर आपको याद रखना है। आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम का क्वेश्चन था थोड़े समय पहले ही, इसी साल का शायद एग्जाम का क्वेश्चन था, सूर्य किरण एक्सरसाइज किसके साथ होती है? नेपाल के साथ। तो आपको याद रखना है, हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये नहीं देखना है बैंकिंग नहीं, हम तो बैंकिंग कर रहे हैं बेटा, हर तरह से करंट अफेयर होता है। ये भी याद करना है, साइक्लोन 6 इजिप्ट के साथ हम एक एक्सरसाइज करते हैं। डेजर्ट साइक्लोन, देखो 2 जगह साइक्लोन आ रहा है। साइक्लोन 4 किसके साथ हुआ? अच्छा, 4 किसको रिप्रेजेंट करता है? एडिशन को। 6 साइक्लोन रहा तो इजिप्ट। डेजर्ट साइक्लोन क्या? विम्बेक्स है, निम्बेक्स नहीं, ये वी है, विम्बेक। अगर पूछा जाएगा 2026 एक्सरसाइज, जो कि पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज है, लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज। पता है कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? 30 से ज्यादा देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैरीटाइम एक्सरसाइज है। अगर किसी को मैरीटाइम नहीं पता तो रिलेटेड टू समुद्र, कोई भी चीज जो सी से रिलेटेड है मैरीटाइम कहा जाता है। और आपको एक और चीज याद रखना है, ये जो टोक्यो लिखा गया है, अभी जापान की बात चल रही थी, जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो।
टोक्यो ये कौन से आइलैंड पर स्थित है? होन्शु आइलैंड। बेटा जापान में ना टोटल 5 आइलैंड है, क्या पता कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जापान का जो कैपिटल है वो होन्शु किस आइलैंड, सॉरी टोक्यो किस आइलैंड पर है, तो आप ये लिख सकते हैं। चलो अब आगे सुमन रोड मैप 2030। अब सुमन लिख रहे हैं बेटा कि वो मर्द प्लस पुरुष दोनों का नाम होता है। वैसे वैसे तो जनरली अगर सुमन का नाम होता है ना, तो जो सुमन रोड मैप बनाया है ये 2030 तक का हमारा रोड मैप है। क्वेश्चन पूछेगा सुमन रोड मैप 2030 इज एसोसिएटेड विथ MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। अब आपको पता है सुमन रोड मैप का हमारा मोटो क्या है? 1 लाख अगर रेट क्या होता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब बच्चा पैदा करते वक्त चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, गिविंग चाइल्ड बर्थ, हमारे भारत में महिलाओं की डेथ कितनी हो जाती है। और ये कैलकुलेशन 100 पे नहीं किया जाता, ये कैलकुलेशन किया जाता है 1 लाख पे। यानी 1 लाख बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो उसमें कितनी महिलाओं की डेथ हो रही है। तो हमारा मोटो है कि 2030 तक हम अचीव करेंगे कि 1 लाख में जो भी महिलाओं की डेथ होगी वो मैक्सिमम 70 होनी चाहिए, 70 से ज्यादा डेथ नहीं होनी चाहिए। और याद रखना ये मैटरनिटी मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मतलब मरना, मॉर्टल, ह्यूमंस आर मॉर्टल्स। हम बेटा पैदा ही होते हैं मरने के लिए, आखिरी में मरोगे, लेकिन बीच में बेटा जिंदगी जीने का। वर्ड ऑफ द डे इमॉर्टल का मतलब होता है अमर। इमॉर्टल, इमॉर्टल ऑफ मेलुआ किसी ने सुना है? इस पे तो मूवी बन रही है बेटा, ये नॉवेल पढ़ी है किसी ने? चलो इमॉर्टल वर्ड ऑफ द डे था। हम लोग अमर नहीं है, हम लोग मैटरनल का मतलब हुआ मम्मा, मैटरनल मतलब मम्मा, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेशो। मम्मा लोग जो एक डेफिनेशन होता है, कैसे पता चलेगा ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? मान लो कि कोई महिला अभी बच्चा पैदा कर रहे थे और उनकी डेथ होती है हार्ट अटैक के कारण, तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो के अंदर नहीं आएगा। लेकिन के चलते हैं हार्ट अटैक के दौरान भी डेथ हो गई, बट विद इन 42 डेज, मतलब बच्चा पैदा किया 40 दिन के अंदर उनकी डेथ हुई है किसी भी रूप से, तो रेशो के अंदर आ जाएगा। क्या समझ में आता है? आपको याद रखना है ये डे, ये रूल याद रखना, रूल ऑफ 42 डेज। बच्चा पैदा करने के बाद उससे रिलेटेड किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है विद इन 42 डेज, उसे कहा जाएगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। और 1 लाख महिलाओं में कितनी डेथ होनी चाहिए मैक्सिमम? हम पूरे कोशिश करेंगे। इवन मैं बता रहा हूं ये इंडिया का ही नहीं, पूरा ग्लोबल टारगेट भी यही है, यूनाइटेड नेशन ने भी यही टारगेट लिया हुआ है कि 1 लाख महिलाओं के पीछे कितनी मैक्सिमम डेथ होनी चाहिए? 70, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे तो मेरा ये स्टेटमेंट बहुत गलत जा रहा है, कितनी होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट ना थोड़ा निगेटिव जा रहा है। उन्होंने बोले 70 से बिलो होनी चाहिए। बोलने का तरीका, आप अगर इंटरव्यू में जा रहे हो वहां पे भी आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी कोशिश करना चाहिए, हमेशा लोग आपको बोलते हैं सॉरी फॉर बीइंग लेट, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, थैंक्स फॉर वेटिंग, ये अगेन पॉजिटिव हो गया। आप लोग अगर कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप अंदर जा रहे हो, अपने मिस्टेक्स को भी मिस्टेक्स मत दिखाओ। इवन अगर आपको वो बोल रहा है टेल मी योर स्वॉट, दिस आर द बेसिक क्वेश्चंस दैट द इंटरव्यूअर आस्क्स इन द लाइक इंटरव्यू रूम। आपको वहां पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप वो बोल रहे हैं आपको अपना स्वॉट बताना है, तो याद रखिएगा स्ट्रेंथ अपनी बेस्ट बता दो, बट वीकनेस ऐसी बताओ जो आपकी वीकनेस ही ना हो। समझ में आ रहा है? तो वहां आपको पूछा जाता है SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो आपको जनरली लोग स्ट्रेंथ और वीकनेस पे ही बात करते हैं। बता चुका है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी बता चुका है। बताओ मुझे कौन बताएगा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्या था? जो इजराइल पे अटैक किया गया, सॉरी ईरान पे अटैक किया गया था यूएसए द्वारा। आपको पता है इजराइल का अभी पीएम कौन है? नेतन्याहू। ठीक है, जम के बहस हुई है उसकी, इसके साथ अमेरिका के 50वें वाइस प्रेसिडेंट के साथ। कौन मुझे बताएगा वाइस प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका का? होमवर्क लिखिए, होमवर्क। 50वां वाइस प्रेसिडेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आपके अभी 2 साल के बाद क्या हो जाएगा, फिर से इलेक्शंस होंगे, हो सकता है फिर से भाई साहब, अब डोनाल्ड ट्रंप तो बनने नहीं वाला। ऑपरेशन हॉकाय, हॉक की नहीं है, हॉक आय है, ठीक है, ऑपरेशन हॉकाय, ऑपरेशन लिल हक। ये आपको पता है क्या था? ये पाकिस्तान ने अभी अटैक किया था अफगानिस्तान पे, तो याद रखिएगा ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन
कोई बात नहीं बेटा, पैर पे लगा, हाँ ठीक है। मैंने और भी बहुत सारे बताए थे। ऑपरेशन डेविल हंट, कौन बताएगा? ऑपरेशन डेविल हंट याद आ रहा है? बांग्लादेश जो इलीगल तरीके से गुजरात में रह रहे थे, ये गुजरात पुलिस का ऑपरेशन है। कई बार बताया था जेरिको का एक प्लेयर था, और वैसे भी WWE के जितने भी प्लेयर्स होते हैं ड्रग्स लेते हैं, तो इसका काम ही है ऑपरेशन जेरिको का कि भाई ड्रग फ्री मिजोरम बनाना। अच्छा, भारत को भी तो ड्रग फ्री बनाया जा रहा है, उसको उस ऑपरेशन का नाम था रेज पिल, ऑपरेशन रेज पिल, याद रखना। भारत को नशा मुक्त बनाया जा रहा है, ऑपरेशन का नाम है रेज पिल। और ये कौन चला रहा है? एनसीबी। अब बोलोगे सर ये क्या है एनसीबी? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स को पकड़ना। और फिर शाहरुख वो गायब हो गया, फिर मतलब प्रूफ नहीं कर पाया तो उसको सस्पेंड कर दिया। हो गया हो तो आगे बढ़ जाते हैं। देख लेते हैं। फर्स्ट जिसने नॉर्वे चेस टाइटल जीता है आर प्रज्ञानंदा। आपको एक बच्चे को सबने देखा होगा, बहुत ही छोटा सा है, चेस टाइटल जीता मैग्नस कार्लसन। वो सबसे बड़ी न्यूज पूरे चेस की इस साल की कुछ नहीं है, तो लिख लीजिए आर प्रज्ञानंदा, नॉर्वे चेस टाइटल या चैंपियनशिप जीतने वाला पहला इंडियन। और डी गुकेश सब जानते हैं, वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट यानी वर्ल्ड चैंपियन, यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन, चेस वर्ल्ड चैंपियन इन द वर्ल्ड। डन। अब ये वो चल रहा है, याद रखिएगा, अल्बेनिया। अल्बेनिया एक देश है जिसका कैपिटल हो जाएगा टीराना। क्या हो जाएगा? टीराना। इसका कैपिटल हो जाएगा टीराना और करेंसी हो जाएगा यूरो। फिलहाल अगर ये हो गया हो यानी यूरोपियन कंट्री। यहां पर बेटा एक रिवॉल्यूशन चल रहा है न्यूज में, उस रिवॉल्यूशन का नाम है पिंक फ्लेमिंगो रिवॉल्यूशन। कंपनी एक है जार्ड कुशनर, ये दिख रहा है जार्ड कुशनर। अब बोलोगे सर ये क्या है, आप कौन सी कंपनी पढ़ा रहे हो? बेटा ये जो कंपनी है ना कुशनर कंपनी, ये पता है किसकी कंपनी है? डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ की कंपनी है। अब बोलोगे डोनाल्ड ट्रंप के दामाद का क्या लेना देना है अल्बेनिया से? बेटा अल्बेनिया का ये छोटा सा जो आप आइलैंड देख रहे हो, ये भाई साहब मोटा मोटा ज्यादा नहीं 1.6 मतलब 9 और 14,000 करोड़ के आसपास, 14,000 करोड़ के आसपास का बजट था। उस आइलैंड के आसपास ये टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करने वाला था। अब टूरिस्ट स्पॉट, एक बात बताइए, कहीं अगर डेवलप होगा पेड़ कटेगा, पूरे आसपास की अर्बनाइजेशन करने के लिए थे हमारा जो ठीक है, वो कहां पर डेवलप करना चाहता था? साजन आइलैंड प्रोजेक्ट था ये प्रोजेक्ट यहाँ डेवलप था, और उसने बोला था तुम्हारे को बहुत जम के पैसे आएंगे। जितने लोग थे बोले चलो ठीक है पैसे तो आएंगे, वो बात ठीक है, बट पिंक फ्लेमिंगोस वो तो वहीं आसपास रहते हैं, और पिंक फ्लेमिंगोस नहीं, वहां टर्टल्स रहते हैं और भी बहुत सारे क्रिएचर्स हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहा गया है। पूरी दुनिया में उनकी पॉपुलेशन बड़े मुश्किल से 400-500 बची है। तो सबने बोले चुपचाप गो बैक, जैसे साइमन गो बैक हुआ था वैसे यहां हो गया कुशनर कंपनी गो बैक। फ्लेमिंगो पे क्वेश्चन आ सकता है कि पिंक फ्लेमिंगो रिवॉल्यूशन किस देश में चलाया गया? क्या आंसर हो जाएगा? अल्बेनिया। कौन से कंपनी के खिलाफ चलाया गया? कुशनर। कुशनर क्या है? सरनेम किसका? दामाद का, डोनाल्ड ट्रंपोआ। याद रखिएगा, ठीक है, आगे बढ़ जाए फिलहाल अगर ये हो गया हो तो। अब बात कर लेते हैं बोरजूली। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ने रिसेंटली ऑफिशियली नोटिफाई किया है भारत का बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। अब आप बोलोगे सर थोड़ी देर पहले हमने कौन सा पढ़ा था? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इंडिया अलग से अपना बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है। रिसेंटली अभी जो चल रहा है न्यूज में वो चल रहा है बोरजूली। ये याद रख लीजिएगा, ये सब चीज हिडन होती है। यहां पर आपको याद रखना वर्ल्ड हेरिटेज साइट हर जगह कोई पढ़ाएगा, रेयरली कोई पढ़ाएगा। फिलहाल याद रखिएगा हमने 2 हेरिटेज साइट देखी है अब तक। पहला हेरिटेज साइट कौन सा था? यूनेस्को हेरिटेज साइट। और ये कौन सा है? बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। खेवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी न्यूज में चल रही है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरे भारत में ना लगभग 600 है, 577 के आसपास। बट याद रखना उतनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। फिर याद रखनो
खियोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको क्यू न्यूज में चल रहा है। इसके अंदर एक छोटा सा टाइगर था जिसका नाम था युवराज, वो इंजर्ड हो गया था, मरने वाला था, तो उसको फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया, अच्छे से बचा लिया गया। युवराज जो टाइगर था कहां पर पाया गया, कहां पर इंजर्ड हुआ था, खियोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। टोटल 600 है। आपको अभी यही थोड़े समय पहले मैंने आपको बताया था भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिजर्व। डन। तो भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रखना कहां है, कर्नाटका में। आगे बढ़ जाएं फिलहाल। अब हो जाएगा यहां पर वर्ल्ड वाइड वेब डे। ये बेटा आज ही मनाया जाता है हर साल 1 अगस्त को। डन। www. का फुल फॉर्म है ये, वर्ल्ड वाइड वेब डे। 10 अगस्त को क्या मनाते हैं, लायन डे। 12 अगस्त को क्या मनाते हैं, एलिफेंट डे। 14 अगस्त को क्या मनाते हैं, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे, बट आपको ये याद नहीं रखना है, लिजार्ड डे। वर्ल्ड लिजार्ड, लिजार्ड मतलब क्या होता है, छिपकली। आपको पता है छिपकली का सिनोनिम क्या है, लिजार्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा। देखा जाए तो लिजार्ड जंगली होती है, जो जंगल में थोड़ा बड़े बड़े लिजार्ड कहा जाता है। वो जो सफेद कलर की वो छिपकली थोड़ी है, उसको ऐसे लेके फेंक दोगे आप, है कि नहीं बेटा। कौन उठा के फेंक सकता है, पाकिस्तान का। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, मानवता दिवस, ह्यूमैनिटेरियन डे लिख लीजिएगा। मानवता दिवस कब मनाया जाता है, 19 अगस्त। ये एक क्वेश्चन पहले बन चुका है। अब देखो बेटा, हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछेगा मच्छर दिवस कब रहता है, बट याद रख लेना फिर भी मॉस्किटो डे कब रहता है आपका। आपको जब काटता है तो जलन होती है, जलन मतलब आग लग जाती है। कम से कम ये याद रखना, मच्छर कब हम मनाएंगे, अगस्त में। और अगस्त में आप बोलोगे सर मच्छर कि 20 कैसे याद रहेगा, मच्छर के कितने पंख होंगे, 2 ही होने चाहिए ना, तो सबके 2 ही तो पंख होते हैं। बस 2 का रिलेशन है, 2 जहां दिखेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 2, 12, 22, 20 सर सब जगह 2 आ गया, अब क्या करें बेटा। याद रखना, मच्छर अगर बैठेगा मारोगे, मारोगे मतलब मर गया, मर गया मतलब एक पॉपुलेशन कम हो गई, और एक कम हो गई मतलब ओ माय गॉड सर क्या बात कर मतलब डायरेक्ट याद करना है, बस मैं बता रहा हूँ, चीजें कुछ भी हो सकती है बस। हाँ, फिलहाल आपके लिए ना 2 बिग टास्क होते हैं। पहले तो बेटा नंबर से एसोसिएट करना सीखो, पक्का ना। मच्छर के 2 पंख होते हैं, स्पैरो डे भी ऐसे ही याद कराया था। स्पैरो मतलब चिड़िया, अब चिड़िया है। बर्ड डे, बर्ड डे कब रहता है, 20 मार्च। 20 में भी देखो 2 आ गया, कैसे याद रहेगा। बर्ड्स के कितने पंख होते हैं, 2, और 2 के आगे अब सेम तरीका 2 वाला ना दोनों जगह अप्लाई हो रहा है। 2 पंख 20 तारीख, 2 पंख 20 तारीख में है, और ये अगस्त में है। डन। और ये मार्च में है, ये अगस्त में है, कैसे याद रहेगा बेटा, ये काटते हैं आग लग जाती है तो अगस्त। ठीक है, फिलहाल याद रखने का। वुमेन मनाया जाता है 26 अगस्त। ये आपके ना रेलवे एनटीपीसी 2016 के एग्जाम। ठीक है, वुमेन, वर्ल्ड वुमेन्स इक्वालिटी डे 26 अगस्त को मनाते क्यों है, क्योंकि हाँ वुमेन्स इक्वालिटी डे 26 अगस्त 1920 को हुआ था एक इंपॉर्टेंट इवेंट। अमेरिका में पहली बार वुमेन्स को वोटिंग राइट दिए गए थे 1920 थी, इसीलिए उस दिन क्या मनाया जाता है, वुमेन्स इक्वालिटी डे। और याद रखना इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं 8 मार्च को। अच्छा आपको एक बात बताऊं, ये जीके अगर एक आधा स्किप हो गया तो बात नहीं है। एग्जाम में ना कोई तो देशमुख सृष्टि ऑल ओवर इंडिया रैंक 3rd या रैंक 7th टॉपर थे वो। ठीक है, यूपीएससी का मैं उनका मॉक इंटरव्यू देख रहा था, जो दृष्टि आईएएस में बैठ के वो इंटरव्यू दे रहे थे, और उन्होंने ऑल ओवर इंडिया रैंक 3rd या रैंक 7 जो भी था, लेकिन ऑल ओवर इंडिया और टॉप 10 के इंटरव्यू चल रहा था। वन ऑफ द क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही 3-4 क्वेश्चन में क्वेश्चन उनको मालूम ही नहीं है, वो पूरा फोड़ फाड़ के यूपीएससी पास कर चुके हैं, सब कुछ निकाल चुके हैं, लेकिन उनको इंटरनेशनल वुमेन्स डे नहीं पता। तो इससे यही पता चलता है, इट इज जस्ट अ फैक्ट। अगर नहीं भी पता रहा तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बस कुल मिला के एग्जाम पास करना है। देखो हर तरीके की स्ट्रेटेजी होगी आपकी। अगर एग्जाम में 1000 पोस्ट है, जैसे रेलवे में 70,000 अगर पोस्ट होती है, अलग अलग वो बहुत बड़ी पोस्ट निकालते हैं एक साथ, 70,000 की वैकेंसी होती है, 50,000 की वैकेंसी होती है, 1.5 लाख वैकेंसीज होती है, तो मतलब 1.5 लाख तरीके है बेटा एग्जाम निकालने के। आप कौन सा चुनते हो ये आपके ऊपर है। अगर आपको ये थोड़ा टफ लग रहा है तो इसमें सिर्फ एवरेज बन जाओ, आप दूसरा रास्ता पकड़ लो, आप मैथ्स का पकड़ लो, रीजनिंग का पकड़ लो, जो भी तरीके से अच्छे से करना है बस कर लो। बस आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए कि मेरे को पोस्ट चाहिए, मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए।
कैसे करना है, ऐसे करो, वैसे करना है वैसे करो। बस मैं बोलना चाहूंगा, लेकिन कोई भी चीज आप छोड़ नहीं सकते। गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही नियम, मान के चलते हैं 4 सेक्शन है, एक सेक्शन में एवरेज बन जाओ और 3 सेक्शन में महारत हासिल कर लो। अब वो 3 सेक्शन आपके ऊपर है। मैथ्स टफ लग रहा है तो उसको छोड़ के बाकी सब कर लो, लेकिन मैथ्स में एक सब्जेक्ट का एवरेज बनना, अगर मैथ्स में मान के चलते हैं कोई एग्जाम में अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है बेटा, वहां आपको 17-18 आना चाहिए या मिनिमम 15-16 आना चाहिए, बाकी जगह रिकवरी हो जाएगी। इससे एवरेज, और ये करना पड़ेगा। चलिए, 10th कंट्री पूरे दुनिया की बन चुकी है ग्रीस। 10th कंट्री बनी है जिसने इंडिया का यूपीआई एक्सेप्ट कर लिया है। अब बात कर लेते हैं, फ्रांस बेटा यूरोप का पहला देश था, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री था जिसने भारत का यूपीआई एक्सेप्ट किया था। यूएई फर्स्ट मिडिल ईस्ट कंट्री है, फर्स्ट मिडिल ईस्ट कंट्री जिसने भारत का यूपीआई एक्सेप्ट किया। और त्रिनिदाद एंड टोबैगो फर्स्ट लैटिन अमेरिका कंट्री है। तो मैंने आपको 4 तरीकों से भारत के यूपीआई सकता है। फर्स्ट लैटिन अमेरिका कंट्री, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री, सबसे लेटेस्ट कंट्री, मिडिल ईस्ट कंट्री। अब पूछा जा सकता है भारत का क्या कोई पड़ोसी देश है जो जहां यूपीआई चलता है? अच्छा, आपको पता है इसका फायदा क्या है? बोलोगे सर ये सब क्या फायदा, क्या पढ़ा रहे हो आप? बेटा एक बात बता रहे, हम नेपाल अगर जा रहे हैं, आपने कैश लेके ही निकालने का फोन पे टाक पाट, समझ में आ रहा है? फिलहाल याद रखना, नेपाल में भी अलाउड है, भूटान में भी अलाउड है। डन, मैंने इतने सारे देश बता दिया, ये 2 और ये 4, 1-2 कंट्रीज और इधर उधर होगा, हो गया हो तो आगे बढ़ जाए। डन। अब बात कर लेते हैं, और ये हाँ, जो स्पेशली जो बैंकिंग कर रहे थे ना, उनके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट था। ये फाइनेंस रिलेटेड आपको सारी चीजें अच्छे से पता रखनी है। विच कंट्री रिसेंटली गॉट द प्रेसिडेंट यूरोपियन यूनियन? फिलहाल बात कर लेते हैं बेसिक के बारे में, ये बाद में कर लेना, पहले मैं यूरोपियन यूनियन की बात कर लेता हूं। बेटा ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हुई थी 1993 में। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई? 1993 में। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्या इसके कोई सदस्य है? बिल्कुल है, 27 देश है। कितने देश हैं? 27 देश। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसका हेडक्वार्टर कहां है? बेटा ब्राजील, सॉरी बेल्जियम। बेल्जियम का कैपिटल क्या है? ब्रसेल्स। तो बेटा 3 बेसिक क्वेश्चंस कभी मत भूलना। देश है 27, ब्रसेल्स। इतनी चीजें अगर आप याद रखिए। और आपको पता है यूरोपियन यूनियन जनरली मैं ये कभी कवर नहीं कराता, सबसे कम मैंने यूरोपियन यूनियन आज तक पढ़ाया होगा। मैं इस साल यूरोपियन यूनियन की कोई चीज छोड़ ही नहीं रहा हूं। रीजन ये है क्योंकि 2026 में 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे में हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो यूरोपियन यूनियन के हेड थे। तो आपको याद रखना है यूरोपियन यूनियन से कोई भी चीज, उर्सुला वॉन्डर पढ़ाया हूं ना मैंने, तो आपको याद रखना है इसके हेड कौन हो जाएंगे? उर्सुला। बस इतना भी याद कर लिया तो चल जाएगा। पहले कितने थे? +1 याद रखना, ये +1 पहले यूनाइटेड किंगडम भी इसका पार्ट हुआ करता था। अगर आपके एग्जाम में आज के टाइम पे सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये है, यूरोपियन यूनियन का कौन सा देश सदस्य नहीं है? यूके। आपको हो सकता है पता है उसको टाइटल दिया गया था, यूनाइटेड किंगडम ने जब अपनी मेंबरशिप छोड़ी थी उसका नाम था ब्रेक्जिट। क्या नाम था? ब्रेक्जिट। क्वेश्चन हो सकता है ब्रेक्जिट इवेंट कब हुआ था ये पूछ ले। 31, आपको डेट याद नहीं रखना है, 31 जनवरी 2020।